बॉडी के अंदर कोई एक इंटरनल स्टिमुलस है या एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उस इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से बॉडी जो ओवरऑल रिस्पॉन्ड देती है या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो जनरली इसे हम कहते हैं बदले में जो भी एनिमल एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ओवरऑल हम इसे कहते हैं कि ये बिहेवियर है। हर एक ऑर्गेनिज्म की कई नीड्स होती है, जरूरियात होती है, नेसेसिटीज होती है। प्लस में एक और चीज वेरी क्लियर है कि दैट इज इन्वायरमेंट कभी भी एक ऐसा सेम सिमिलर नहीं रहता है। इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा चेंजेस आती रहती है। तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आती है तो बदले में जिस तरह की चेंज आती है तो वो इसी तरह से एनिमल जो एक रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर हम कहें कि एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर 9-10 बजे किसी जगह पे बैठा है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, अगर वो कहता है कि लाइक मैं इसी जगह पे बैठा हूँ और दिन गर्मियों की मौसम है और दिन का जो टाइम जो है 1 या 2 बज गए, जाहिर है अब जगह भी वही सेम थी, प्लेस भी वही सेम थी, पर क्या हुआ कि अब स्टिमुलस जैसे कोई और है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में यकीनन अपनी वो जगह चेंज करनी चाहिए। उसको किस जगह पे जाएगा, या किसी ठंडी जगह पे चला जाएगा या किसी बरो के अंदर, खड्डे के अंदर जिस तरह से पानी के अंदर चला जाता है ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो सके, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। तो हम इसी के क्या कहेंगे, ये भी ऐसे इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से उसका रेस्पॉन्स था, जो इसे हम कहते हैं ये इसका बिहेवियर है। इसी तरह से हर एक एनिमल के अंदर इंटरनल फिजियोलॉजिकल नीड्स भी होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो भी चेंज होता रहता है। इस हवाले से जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स जो देते हैं, जिस तरह से उस अमल को हम कहते हैं बिहेवियर कहते हैं। या सिंपली आप ये कहेंगे इंसान है, जब इसको भूख लगती है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, किचन है, उसके अंदर जैसे खाना तो तैयार हो गया है, अब जैसे कहते हैं आप यहाँ से खाना लेके जाए और खाना खाएं, और बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल वहां से अगर खाना लेके जाए तो आप देखिए 4 अगर बच्चे, हर एक के खाना खाने का तरीका अलग होगा, वो किस तरह से खा रहा है। यानी नीड एक थी, जरूरत कोई एक थी, यानी फूड को इंटेक करना था। कोई नीचे बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, कोई टीवी ऑन की है उसके सामने जैसे खा रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं खा रहे हैं, मतलब कोई चलते फिरते खा रहे हैं, मतलब ये हर एक का एक, जैसे हम कहते हैं कि एक अलग बिहेवियर होता है। ये भी एक तरह से हम कहेंगे ये फीडिंग बिहेवियर है। तो जो भी नीड या नेसेसिटी होती है या इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो एनिमल को रिस्पॉन्ड करता है, तो उसे हम कहते हैं ये उसका बिहेवियर है। तो बिहेवियर की बेसिस भी जैसे एक लाइक ऐसे बेसिस होते हैं जो जेनेटिक बेसिस होते हैं, जो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, और दूसरे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट से लर्न किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। जेनेटिक बेस होता है, उस बिहेवियर को इनेट बिहेवियर कहते हैं, और जो एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, सीखते हैं, एडेप्टिव इन नेचर होता है, वो उसे हम कहते हैं लर्नड बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। तो 2 किस्म की मेन कैटेगरीज हैं, एक जैसे इनेट बिहेवियर होता है और दूसरा होता है लर्नड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर का रिलेशनशिप जो है जेनेटिक बेसिस है, प्री प्रोग्राम होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, उसमें किसी भी लर्निंग वगैरह की सीखने की जरूरत नहीं होती है, एनवायरनमेंट से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, जस्ट फर्स्ट टाइम वो करेक्टली जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि लाइक ये इनेट बिहेवियर जो एनवायरनमेंट से सीखी जाती है चीजें, उससे हम कहते हैं एडेप्टिव नेचर होता है। सबसे पहले बिहेवियर की डेफिनेशन, रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। एसटीबी बुक के हवाले से जो डेफिनेशन है, जो अभी हमने फ्लो चार्ट जैसे बनाया था, उसमें रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है, इसी रिस्पॉन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर कहते हैं। एनिमल बिहेवियर है क्या? एक वे है, एक तरीका, एक मेथड है, जिस तरह से वो एनिमल इंटरेक्ट करता है। किसके साथ इंटरेक्ट करता है? एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट कौन सा? इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। और ऐसा जरूरत ऐसी क्यों आती है? या जैसे आप देखें
फूड है, अपना डिफेंस है, या शेल्टर सीकिंग है, या इसी तरह से जो मीटिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से जो रिप्रोडक्टिव पार्टनर है उनके हवाले से जो एक खास किस्म का बिहेवियर हर एक एनिमल शो करता है, या एनिमल्स के दरमियान कम्युनिकेशन है उसके भी तरीके सबके अलग अलग होते हैं। ये इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, विद इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसके लिए एक जो वे या तरीका जो होता है इंटरेक्शन का, उससे हम कहते हैं जनरली कहते हैं बिहेवियर कहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन किसके जरिए होते हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ बिहेवियर। जैसे अगर हम कहेंगे डिफेंस का तरीका क्या है, हर एक एनिमल की डिफेंस का तरीका अलग होता है। कोई डायरेक्टली जैसे लड़ते हैं, कोई भाग जाते हैं, कोई छुप जाते हैं, है तो डिफेंस। कोई इनका कलर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हो जाता है क्या, ताकि कोई दूसरे एनिमल इसको ट्रेस ना कर सके। हर एक का जैसे एक मेथड या तरीका अलग होता है। एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो बिहेवियर के जरिए होता है, जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, अगर आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन कभी भी एक जैसी सेम सिमिलर नहीं होती है, चाहे भले एक वो जगह भी सेम है पर उसके अंदर एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। टाइम टू टाइम एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेंज होती है। इसी तरह से इंटरनल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है। ऐसे तो नहीं है कि जैसे एक स्टेट जो बॉडी की स्टेट है मेंटेन होगी हमेशा, ये इस तरह से तो नहीं होगी, यकीनन उसके अंदर चेंज आती रहती है। आपने होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म पढ़ी है, तो हमेशा इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। इंटरनल कंडीशन में भी चेंजेस आती रहती है, प्लस जो एक्सटर्नल हमारे यहाँ एनवायरमेंट है उसके अंदर भी चेंज आती रहती है। इंटरनल बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उनमें भी चेंज आती रहती है, और हमारी जो शरीर है उसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर जो चेंज आती रहती है। अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अकॉर्डिंगली अगर एनवायरमेंट में जैसे चेंज आ रही है तो वो अपने आप को अगर एडजस्ट करेगा तो सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद एक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एथिक्स लफ्ज आपने सुना होगा, बिहेवियर शो करता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सिंपल टाइप की जैसे डेफिनेशन में समझ पाए तो बिहेवियर बेसिस या उसके दूसरे रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप उससे समझ जाएंगे। जैसे एक लॉयन है, उसका जैसे बच्चा है, लॉयन का बच्चा है, आप उसको ले आए, घर पे ले आए, उसको एक खूबसूरत कमरा बना के दें, और जब बड़ा होगा तो फिर आपको थैंक यू बोलेगा या कि नहीं? क्या करेगा? नहीं बोलेगा। क्या करेगा फिर? यकीनन वो लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसके जीन्स में ये चीज शामिल है कि यानी अपना जो शिकार वगैरह करना है कि दूसरे एनिमल को मार के देन खाना होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। बिहेवियर है इसका, तो जेनेटिक बेस भी है। फिजियोलॉजी, जैसे फिजियोलॉजी अगर आप जैसे उस लायन के बच्चे को जो है अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाए, अंदर मसाले डाल के दे, घास दे, क्या खाएगा? वो नहीं खाएगा। उसका ये फिजियोलॉजिकल नीड या जरूरत भी फूड की भी ऐसी है, प्री प्रोग्राम में उसको गोश्त चाहिए, दूसरे किसी एनिमल का जो फ्लैश चाहिए। इकोलॉजी, कहाँ रहता? आपने तो कमरा खूबसूरत बना के दिया, पर उसके नेचुरल सेटअप के अंदर क्या है? नेचुरल सेटअप के अंदर उसकी जो फॉरेस्ट, जंगल, वो जमीन, सॉइल, वो होना चाहिए, उसके अंदर वो सर्वाइव करेगा। हर एक एनिमल की अपनी अपनी इकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये है कि वो कभी भी जैसे आपसे मोबाइल नहीं मांगेगा, या मोबाइल दे मुझे तो थोड़ी सी चैट करनी है, तो वो उसकी जो एक क्या है कि बिहेवियर होता है। बिहेवियर यही होता है कि दूसरे किसी एनिमल के साथ इंटरेक्ट करता है, देन उसके साथ यकीनन देन किसी एक एनिमल को खा लेता है, सारा दिन इस तरह से घूमता है। आप उसको कमरे के अंदर आप बंद नहीं कर सकते, इसको कमरे के अंदर आप उसको बंद नहीं कर सकते। इसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इस तरह एक खास किस्म की एक जेनेटिक्स होती है, उसकी एक खास किस्म की फिजियोलॉजी होती है, खास किस्म की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट होता है, खास किस्म की साइकोलॉजी। ये कलेक्टिवली किसी भी एनिमल का एक जो है बिहेवियर बनाते हैं। उसके नेचुरल सेटअप में वो नई चीजें आ रही है। नेचुरल सेटअप में क्योंकि जो का जो बिहेवियर डिटरमाइन करता है वो सारी चीजें इस तरह से होती है। सो फीडबैक एंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें जरूरी होते हैं। इसकी पूरे बिहेवियर की मैकेनिज्म के अंदर जैसे
तभी हमने पढ़ा कि कोई भी इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और अल्टीमेटली इफेक्टर्स से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हर एक एनिमल के अंदर रिसेप्टर भी अलग किस्म के होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर भी अलग किस्म की होती है और इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स देते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जस्ट लेग्स है, पर लायन का हमने एग्जाम्पल लिया तो उसके पास वो बड़े दांत है, शिकार करने के लिए पावरफुल बॉडी है। हर एक एनिमल की जिस तरह से अलग अलग सेंस रिसेप्टर या स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इफेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो यानी ये पूरी जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो किसके जरिए होगी? एक जाहिर है नर्वस सिस्टम प्लस इफेक्टर ऑर्गन्स। जब हम कहते हैं हर एक एनिमल के अंदर अलग अलग नर्वस सिस्टम में अलग अलग इफेक्टर्स है, तो इसका मतलब है इस पूरी बिहेवियर की जो बेसिस है वो जेनेटिक बेसिस है। बिहेवियर की जो बेसिस है उसमें मेन रीजन एक जेनेटिक बेसिस भी है। जब हम कहते हैं कि हर एक एनिमल का जैसे नर्वस सिस्टम भी अलग किस्म का होता है और इफेक्टर ऑर्गन्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इनको डिटरमाइन कौन करता है? दे आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स। तो हम कहेंगे कि मेजरली और मोस्टली जो है जेनेटिक बेसिस ऑफ द बिहेवियर होता है, जेनेटिक बेसिस ऑफ द बिहेवियर। जैसे ये बिहेवियर है तो बिहेवियर कैसे रेगुलेट होता है? चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट, उनकी स्टिमुलाई हो, डिटेक्ट कौन करता है? तो ये पूरी मैकेनिज्म सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और जो भी जिस तरह से रिस्पांस होगा उसे हम क्या कहते हैं? ये बिहेवियर है। तो हर एक एनिमल की अलग अलग सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग जैसे आगे जो इफेक्टर्स होंगे तो हम कहेंगे तो ये तो पूरा जो है इनका मैकेनिज्म जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। तो इसी तरह से एक स्टीवन अर्नोल्ड साहब थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था, स्नेक्स के हवाले से वो स्टडी कर रहा था, उनकी फीडिंग प्रेफरेंस के हवाले से नोट कर रहा था। गार्टर स्नेक उनका नेम था। गार्टर स्नेक पे उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको पता चला कि ये जो बिहेवियर है उसमें जेनेटिक बेसिस या जीन्स का भी बहुत ही बड़ा किरदार होता है। जैसे स्टीवन अर्नोल्ड ने फीडिंग प्रेफरेंसेस आपको कोस्टल एंड इनलेट स्नेक की फीडिंग प्रेफरेंसेस पे एक्सपेरिमेंट किया था। कोस्टल कहते हैं, जैसे आपको पता है कि समंदर के किनारे पे जो किनारे वाले जो इलाका होता है उसे हम तो कोस्टल कहते हैं। इनलैंड का मतलब होता है आगे जो मेन लैंड होती है, टेरेस्ट्रियल आगे जो इलाका है कोस्ट से अलग जो है उसे हम कहते हैं इनलैंड कहते हैं। एक कोस्टल इलाके के स्नेक थे और दूसरे थे इनलैंड। दोनों की जैसे रिजेम्बलेंस तो थी, गार्टर स्नेक ही थे, थोड़ा सा डिफरेंस, पर उनकी फीडिंग जो है अलग अलग थी। जैसे आप इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये गार्टर स्नेक की स्पीशीज है, जैसे इनलैंड गार्टर स्नेक। इनलैंड का मतलब आप समझ चुके थे, इनलैंड गार्टर स्नेक है वो स्लग नहीं खाता। स्लग आपको पता है इसका एक फूड है। स्लग क्या होते हैं? मोलस्का फाइलम से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे स्लग, स्नेल वगैरह। तो स्लग इसका खाना है। ये इसको जब खाना दिया गया तो इसने नहीं खाया, पर जो कोस्टल जो गार्टर स्नेक था उसकी डाइट यकीनन उसकी जो स्लग थे तो वो खा रहा था। कैसे? नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले इन दोनों को देखा गया कि अगर इनलैंड गार्टर स्नेक है वो तो स्लग नहीं खाता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी डाइट ही नहीं है, पर जो कोस्टल गार्टर स्नेक है वो क्या करता है? कोस्टल गार्टर स्नेक उसकी डाइट में स्लग शामिल है। चलो हमने कहा कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर नहीं खाते हैं। जब इनके जो बच्चे पैदा हुए, जैसे बिकॉज रिसर्चर होगा, रिसर्चर जो थोड़े थोड़े से क्या कहते हैं एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनकी जो अप्रोच दूसरी होती है। कहते हैं कि चलो ये एनवायरनमेंट है उसमें नहीं खा रहे तो इनको हम जो है लेके जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं, इनके बच्चों को लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं। जैसे बच्चे पैदा इनके हुए तो लेबोरेटरी में रखा। लेबोरेटरी में तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारे ही कंट्रोल में है, कहाँ जाएंगे? हम जो खाना देंगे वो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? जो खाना हम देंगे खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? वाई बिकॉज फॉरेस्ट तो नहीं है, उसका जो मेन एनवायरनमेंट तो नहीं है जिसके अंदर जाएंगे अपनी पसंद का खाना खा के। यार जैसे हॉस्टल पे अगर आ जाए बच्चे के, क्यों नहीं हम ये खाना खाएंगे, जो हम हॉस्टल वाले दे रहे हैं खाना खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। घर पे जो भी खा रहे थे अभी हम जो देंगे वो खाएंगे, है ना? तो इसी तरह से लेबोरेटरी के अंदर क्या हुआ कि जैसे इनके जो बच्चे थे किसके, इनलैंड गार्टर स्नेक, तो इन्होंने इनको स्लग दिया। उन्होंने देखा कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, मजबूर है, ठीक है ना, मीन्स इसको खाना है, ये खाना चाहिए, पर इसने नहीं खाया। पर इसके जो बच्चे थे किसके, कोस्टल जो गार्टर स्नेक थे उसको स्लग दिए, वो खा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई
चलो उनकी मेच्योर और एडल्ट होते हैं तो उनको एनवायरनमेंट मिलता है, खाना अपनी पसंद का खा लेते हैं। लेबोरेटरी के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर और भूख भी मर रहे हैं, अगर उनको खाना दे रहे हैं क्यों नहीं खा रहे हैं। तो बाद में पता चला कि हाँ इस स्नेक की हाँ कोई रिसेप्टर नहीं है कि वो उसकी स्मेल या टेस्ट आएगी तो खाएंगे, नहीं उनके पास रिसेप्टर ही नहीं है। और इसके पास इनके बच्चों के पास जेनेटिकली डिटरमाइंड वो रिसेप्टर भी थे, टेस्ट बड भी थे, तो वो खाना खा रहे थे। इससे ये बात साबित हुई कि बिहेवियर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। जैसे स्टीवन अर्नोल्ड ने सेंसरी रिसेप्टर्स जो स्पेसिफिक होते हैं, हर एक एनिमल के जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर एक एनिमल की खास किस्म की डाइट होती है, उसी को खाते हैं। दूसरी जैसे आप बिरयानी लेके जाएंगे देंगे अच्छी टेस्ट है तब नहीं खाएंगे। हर एक एनिमल की एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं प्रे के लिए, शिकार के लिए। तो रिसर्चर ने क्या किया, बेबी स्नेक्स को दोनों किस्म के इनलैंड एज वेल एज कोस्टल स्नेक दोनों को जो है इनलैंड और कोस्टल स्नेक दोनों को सलग फूड दोनों को दिया। पर कोस्टल स्नेक्स हैव मेनी रिसेप्टर्स ऑन देयर टंग, टेस्ट एंड स्मेल सब उसके पास थे, तो उनके जो बच्चे भी वो खा रहे थे लेबोरेटरी के अंदर। पर इनलैंड स्नेक थे उनके पास ऐसे रिसेप्टर ही नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया, ऐसे खाने को नहीं खाया। इससे ये बात साबित हुई कि लाइक बेसिस है इसका फीडिंग प्रेफरेंस के हवाले से जेनेटिक बेसिस होगा। तो गार्टर स्नेक जो इनलैंड गार्टर स्नेक वो सलग नहीं खाते और कोस्टल स्नेक है वो सलग खा रहे हैं, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स स्मेल के और उसमें मौजूद थे, इस वजह से। नेक्स्ट रीडिंग पे आएंगे तो इसी तरह चले आ रहे हैं। जैसे आपने देखा गार्टर स्नेक के हवाले से उनके रिसेप्टर से तो एक में थे, दूसरे में उस सलग को खाने के रिसेप्टर नहीं थे, तो जेनेटिक बेसिस है। और दूसरा लर्नड बिहेवियर होता है, एडेप्टिव बिहेवियर होता है, एनवायरनमेंट जो सीखी जाती है उसे हम कहते हैं लर्नड बिहेवियर। तो क्लियर कट जैसे कहते हैं कि कैटेगरी नहीं है, फिर भी हम दो किस्म के बिहेवियर हम इनको डिस्कस करेंगे। एक बिहेवियर है इनेट बिहेवियर, होता है जो रेगुलेटेड बाय द जीन्स, रेगुलेटेड बाय जीन्स, उनको लर्निंग करने की जरूरत नहीं होती है, पैदाइशी वो बिहेवियर शो करते हैं। कुदरत ने, नेचर ने इनको ऐसी मैकेनिज्म दी है कि अगर एनिमल जो एक ऐसा एनिमल है जो बाई बर्थ उसको गिफ्टेड चीजें मिलती है, ऐसे नहीं कि एनवायरनमेंट में जाए और सीखने में टाइम लगे तो तब तक वो मर सकता है, उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो नेचर ने उनको जीन्स के जरिए ऐसी जो एक्टिविटीज करने के लिए जैसे एक बिहेवियर दिया है। दे आर बोर्न विद नॉलेज, पैदा ही होते हैं तो उस एनवायरनमेंट के बारे में जो नॉलेज होती है। जैसे अगर आप देखें कि एक गोट का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कैसे पता चला कि जो मेरे लिए जो डाइट या मदर का मिल्क है फिलहाल जगह पे डायरेक्टली उधर जाता है, मिल्क लेता है, तो ये दे आर बोर्न विद नॉलेज। तो इसे हम कहते हैं ये जेनेटिक बेसिस है, इसमें लर्न करने की, सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्पाइडर का जो बेबी या बच्चा जो पैदा होता है, तो स्पाइडर की जैसे वेबिंग होती है, कितने दिन लगेंगे आप जैसे वेबिंग सीखे अगर इस तरह से तो कई दिन लगते हैं, ठीक है ना। तो पर ये स्पाइडर का बच्चा जो पैदा होते ही तो इसके साथ यही नॉलेज थी, तो ये ऐसे बिहेवियर को क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इनेट बिहेवियर, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, प्री प्रोग्राम्ड है, स्टीरियोटाइप है, लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से इनबॉर्न नॉलेज होती है। तो इस तरह के बिहेवियर को कहते हैं इनेट बिहेवियर कहते हैं। तो सच इनेट बिहेवियर, तो इनेट बिहेवियर की जो डेफिनेशन के अंदर है, जैसे ऑटोमेटिक जैसे खुद ब खुद, जैसे अभी हमने नोट किया कि स्पाइडर है खुद ब खुद अब जो है वो वेबिंग कर रहा है। प्री प्रोग्राम्ड है, प्री प्रोग्राम्ड का मतलब रहता है कि जीन्स के जरिए वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। स्टीरियोटाइप की मीनिंग होती है रिपीटेड वही सेम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं एनिमल, तो उसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आती है। कोई भी स्पाइडर का बच्चा अगर जैसे पैदा हो रहा है तो वापस वो स्पाइडर को जो है वेबिंग कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, उसको जिस तरह से सीख रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। जो चेंज ना आए रिपीटेडली ऐसे जैसे अमल होते रहे तो बिहेवियर को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर, जिसके अंदर कोई चेंज ना आए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पता नहीं कितनी इसकी जो है
जनरेशन हो या हर जनरेशन के अंदर वही सेम एक्टिविटी हो, तो इस तरह के बिहेवियर को हम कहेंगे स्टीरियोटाइप बिहेवियर या एक्टिविटीज कहेंगे। तो इसमें कोई भी लर्निंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो इस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर, जिसमें किसी भी किस्म की लर्निंग की जरूरत नहीं होती है। तो किसी भी किस्म की लर्निंग की जरूरत नहीं होती है। तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे वेब स्पिनिंग ऑफ स्पाइडर, कम्युनिकेशन ऑफ द हनी बी या स्माइलिंग ऑफ द बेबी, जिस तरह से बेबी जो उसकी मदर या कोई भी जिस तरह से ह्यूमन फेस होता है उसको जैसे चीप्स पे टच करने के बाद एक स्माइलिंग जेस्चर होता है, तो ये कहाँ से उन्होंने सीखा होगा? यकीनन जिस तरह से ये एक प्री प्रोग्राम है, जेनेटिकली डिटरमाइंड सारी चीजें होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड। फर्दर जो टाइप्स है उसके अंदर या थोड़ी सी एक 2 पॉइंट्स में हम डिस्टिंग्विश लेंगे कि जैसे एक इनेट बिहेवियर और दूसरा जो लर्नड बिहेवियर है, उनके अंदर मेन पॉइंट्स में क्या फर्क है। इनेट बिहेवियर जैसे डेवलपमेंटली फिक्स है, डेवलपमेंटली फिक्स का मतलब जेनेटिकली डिटरमाइंड है। डेवलपमेंट जब हो रही होती है, प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर हो रहा होता है, प्री प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। पर ये लर्नड बिहेवियर है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट से चीजें सीखी जाती है। और ये ऐसा बिहेवियर जैसे इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि जैसे स्पाइडर की जो वेब की स्पिनिंग होती है, तो ये उसके लिए कहाँ से ये इन्होंने आर्ट या स्किल सीखा हुआ है, यकीनन उसके लिए जो है जीन्स रेगुलेटेड है, पेरेंट्स से ही कैरेक्टर आ गया है। पर यहाँ पे क्या होता है, नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इसमें जेनेटिक बेसिस का कोई किरदार नहीं है, इसमें क्या है कि एनवायरनमेंट से लर्न किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहे कि एक स्टूडेंट है या बच्चा कोई भी, उसके जैसे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं यकीनन वो 5 साल किसी जगह में पढ़े होंगे फिर डॉक्टर बने होंगे। ऐसे नहीं कि अब उनके बच्चे वो भी डॉक्टर हो जाए। तो अगर वो डॉक्टर हो तो जरूरी है कि वो भी इंट्री टेस्ट में पढ़े, तैयारी करें, अच्छी पास करें, क्वालिफाई करें, देन 5 साल आगे लगाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे। ऐसे तो नहीं है कि इनहेरिटली जो डॉक्टर बन गए। तो यानी उसके लिए यानी जो लर्निंग जो है या लर्नड बिहेवियर है, उसके लिए जो है एडेप्टिव इन नेचर होता है, एनवायरनमेंट से जो है वो बिहेवियर आता है, एनवायरनमेंट से बिहेवियर आता है। तो फर्दर जो टाइप्स है उसके अंदर नंबर 1 इज काइनेसिस। काइनेसिस और टेक्सिस दो ऐसे बिहेवियर है, दोनों जो है लाइक जैसे हम उन्हें कहेंगे मूवमेंट बेस्ड है। ओरिएंटेशन बिहेवियर, ओरिएंटेशन हम उस बिहेवियर को कहते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ओरिएंटेशन बिहेवियर हम उस बिहेवियर को कहते हैं जिसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। और मूवमेंट क्यों होती है? स्टिमुलस होता है, उसके में मूवमेंट होती है। फिर मूवमेंट का डायरेक्शन आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा तो वो होगा टेक्सिस, टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा पॉजिटिव, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा तो नेगेटिव। टेक्सिस जैसे फोटोटेक्सिस है, पॉजिटिव फोटोटेक्सिस, नेगेटिव फोटोटेक्सिस। पर स्टिमुलस के बाद जैसे उसका रेस्पॉन्स है वो डायरेक्शनल ना हो, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं काइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस रैंडम मूवमेंट है और जो टेक्सिस बिहेवियर है वो डायरेक्शनल है, आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस है। इसमें जैसे कोई भी जैसे हम कहें कि स्टिमुलस की तरफ या अभी इस तरह की मूवमेंट नहीं होती है, रैंडम मैनर में कभी किधर कभी किधर कभी किधर ऐसे मूवमेंट हो रही है। और जो टेक्सिस बिहेवियर होगा, टेक्सिस बिहेवियर के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस। काइनेसिस हो या टेक्सिस हो, दोनों ओरिएंटेशन बिहेवियर है और दोनों के अंदर जो है मूवमेंट होती है, ठीक है ना, दोनों के अंदर जो है मूवमेंट होती है, दोनों के अंदर, ठीक है। तो कैसे एक हमें इस इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि लाइक वुड लाउस का एग्जाम्पल दिया गया। वुड लाउस एक आर्थ्रोपोड है, जब उसको ड्राई कंडीशंस दी जाती है या ड्राई कंडीशंस उसको मिलती है, लेबोरेटरी के अंदर रखें या नेचुरली अगर इसको ड्राई कंडीशंस मिलती है, तो कोई उस ड्राई कंडीशन के हवाले से आगे ऐसे नहीं है कि टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये इसकी मूवमेंट का डायरेक्शन है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, इस तरह से रैंडम मैनर में मूव कर रही होती है। कब? जब इसको जो ड्राई कंडीशंस मिलती है, जैसे ड्राई कंडीशन मिली तो इधर इधर उधर इस तरह से कोई मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं होता है। पर जैसे ही इसको मॉइस्ट कंडीशन मिली, मॉइस्ट कंडीशन मिली तो वहां पे वो स्टॉप हो जाती है, ये वुड लाउस, या जिस तरह से अपनी मूवमेंट को थोड़ी सी रोक लेती है। पर जब तक जैसे ड्राई कंडीशन थी तो
ये जो है बहुत तेजी से मूव कर रही होती है, कभी किधर वुड लाउस। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज इसकी जो ब्रीदिंग होती है वो गिल्स के जरिए होती है, और गिल्स के लिए मॉइस्चर का या ह्यूमिडिटी का होना जरूरी होता है। हॉट एनवायरनमेंट होगा, ड्राई एनवायरनमेंट होगा, तो इसके यहाँ जो यकीनन परेशानी होती है, इसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो फिर उसमें सर्च में होती है कि किस जगह पे जैसे यकीनन कोई छुपने की जगह मॉइस्चर वाली मॉइस्ट जगह मिलेगी, तो फिर देन वहां पे वो रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक तब आएगा, वरना जिस तरह से ये हॉट या जिस तरह से ड्राई कंडीशन है उसके अंदर ये मूव कर रही होती है। तो अब हम कहेंगे इसकी मूवमेंट का किससे रिलेशनशिप है? इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से रिलेशन है। इंटेंसिटी किस तरह से, अगर कंडीशंस ड्राई है तो रेट ऑफ मूवमेंट फास्ट है, कंडीशंस अगर मॉइस्ट है, कंडीशंस अगर ह्यूमिड है तो रेट ऑफ मूवमेंट स्लो हो जाती है, इवन स्टॉप हो जाती है। तो यानी ये इसकी मूवमेंट का जो लाइक किससे रिलेशनशिप है, जैसे ये मूवमेंट यहाँ पे फास्ट मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, बिकॉज और इस जगह पे जैसे मूवमेंट के हवाले से देखें स्लो भी हो जाती है, मूवमेंट जैसे स्लो भी हो गई है या इवन जो स्टॉप भी हो गई है। क्यों? बिकॉज इसकी जो लाइक कंडीशंस है वो मॉइस्ट कंडीशंस है। तो हम कहेंगे मूवमेंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे। स्टिमुलस अगर ड्राई है तो मूवमेंट फास्ट है, स्टिमुलस अगर मॉइस्ट कंडीशन है तो मूवमेंट स्लो हो गई है। डायरेक्शनल नहीं है, जस्ट इनकी मूवमेंट डिपेंड कर रही है रेट ऑफ या इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड कर रही है। तो ये डायरेक्शनल नहीं होती। हमारे बुक के अंदर ये दोनों पॉइंट्स मौजूद है कि जैसे ये मूवमेंट्स है उनका जो रेट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस है, रेट है इनका डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे करता है, डायरेक्शनल नहीं है। जैसे बुक के अंदर एग्जांपल है, वुड लाइस मूव क्विकली इन द ड्राई कंडीशंस एंड स्लो डाउन एंड इवन स्टॉप इन ह्यूमिड एरियाज। तो स्लो होना, स्लो मूवमेंट देना, पेश करना, जैसे यकीनन ये किस हवाले से कि इसकी इंटेंसिटी जो है जाहिर है उस स्टिमुलस की जरा कम हो गई है तो स्टॉप कर देता है। जैसे ये वुड लाइस है, जब भी हॉट या ओपन एनवायरनमेंट मिला है तो फास्ट रैंडम मैनर में मूव कर रही है, पर जैसे मॉइस्ट कंडीशन जैसे किसी लीफ के नीचे ये पहुंच गई है तो ये अपने आप को जरा सेफ महसूस करेगी, वहां पे थोड़ी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है तो ये स्लो मूवमेंट कर देती है। इसी तरह से दूसरी जो मूवमेंट है उसे हम कहते हैं टैक्सिस कहते हैं। अच्छा, ये काइनेसिस की जो स्पेलिंग है ना इसको आप दुरुस्त करेंगे, बुक के अंदर जो सही नहीं लिखी हुई है, ए से नहीं आता है। काइनेसिस बिहेवियर KINESES काइनेसिस, और टैक्सिस बिहेवियर है वो भी जिस तरह से लाइक मूवमेंट से रिलेटेड है पर ये डायरेक्शनल है, मूवमेंट से रिलेटेड है पर डायरेक्शनल है। ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब होता है रिलेटेड टू द मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड है पर इसकी मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? स्टिमुलस पे डिपेंड करती है। ऐसी मूवमेंट अगर टुवर्ड्स स्टिमुलस होगी तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल पॉजिटिव किया जाएगा, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा तो उसके लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एक हमारे बुक के अंदर एग्जांपल है कि जैसे मोथ फ्लाइट होती है, जैसे खास तौर पे आपने देखा होगा रेनी सीजन में या बारिशों की मौसम में आपने देखा होगा जब लाइट या बल्ब ऑन होता है तो उसके लाइट लगने की वजह से कई जैसे छोटे छोटे मोस बटरफ्लाई वगैरह जो इंसेक्ट आते हैं टुवर्ड्स द लाइट आते हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको लाइट लगने से वहां से वो भाग जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? उन्हें नेगेटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। तो स्टिमुलस जैसे एग्जांपल मोथ फ्लाइट टुवर्ड्स है लाइट, तो हम क्या कहेंगे? मोथ फ्लाइट पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है, पॉजिटिव टैक्सिस है। जैसे ये अंधेरा है, रात का अंधेरा है और ये उसमें जैसे बल्ब जला है कोई भी लाइट है, तो इस तरह से जो है लाइट होती है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ लाइट, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। तीसरा एक लाइक एग्जांपल जैसे टाइप है रिफ्लेक्स, जो हमने मेनी टाइम जैसे बुक के अंदर पहले भी नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट होती है। ये ऐसे रिफ्लेक्सेस स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप की मीनिंग जैसे अभी हमने पढ़ी थी, रिपीटेटिवली होते रहते हैं। जैसे
विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हॉट ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा हम हाथ से जो है उससे हटा लेते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आती है। नी जर्क जैसे उसमें जब टैपिंग होती है तो नी जर्क ही होता है, जैसे स्पाइडर का जैसे हमने स्प्रिंग एक्शन वेब जो बनाता है, ये भी स्टीरियोटाइप रिपीटेडली सेम होते रहते हैं, तो रिफ्लेक्सेस में कोई भी चेंज नहीं आती है। शॉर्ट लिव्ड है, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। विथड्रॉल ऑफ द हेड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट शॉर्ट। रैपिड रिस्पांस वेरी क्विक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लाइक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। बुक के अंदर काफी सारे एग्जांपल भी हमने पढ़े हैं, जैसे नी जर्क है या ब्लिंकिंग ऑफ द आई है, विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये सारे रिफ्लेक्सेस है। एक और भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, पहले थोड़ी डेफिनेशन देख लें, फिर एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को शॉर्ट फॉर्म में एफएपी कहते हैं। स्टीरियोटाइप बिहेवियर ट्रिगर्ड और रिलीज्ड बाय द एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस, उस एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस को कहेंगे साइन स्टिमुलस या रिलीजर कहेंगे। बुक के अंदर एक तस्वीर दी गई है, उसको जरा गौर से देखेंगे तस्वीर को। जैसे एक 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश है, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश है। वो जब भी उसकी ब्रीडिंग सीजन होती है तो एक अपने लिए एक टेरिटोरी या एक इलाका या एरिया बनाता है, और उसके अंदर इस तरह से फीमेल होती है और ब्रीडिंग होती है। पर ये जो 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश है, इसके जो मेल मेंबर होते हैं उनकी जो है पहली रेड होती है। तो हमेशा इस तरह से उस इलाके के अंदर मूव करता रहता है कि अगर उसकी अपनी स्पीशीज जो मेल मेंबर है अगर इंटर होने की कोशिश करेगा तो मीन्स उसको जो है ये स्पाइन एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, उससे लड़ेगा, उसको स्पाइन मार के उसको भगा देता है। पर दूसरी ऐसी फिशेज जिनकी पहली जस्ट रेड है, हालांकि इस स्पीशीज से इसका कोई ताल्लुक या रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक रेड बेली देखी तो उसको भी स्पाइन मार रहा था। तो इसका मतलब ये है कि साइन स्टिमुलस और रिलीजर क्या है, रेड बेली है। रेस्पॉन्स इसका क्या है, रेस्पॉन्स उसके बदले में क्या होता है, इसको जो स्पाइन मार रहा है। तो ये एक बिहेवियर को हम इससे कहेंगे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहेंगे। जैसे साइंटिस्ट ने एक ऐसी लाइक, जैसे आपको पता है नॉन फिश मटेरियल बनाया, जो फिश नहीं थी, इस जैसी लाइक वुड की एक फिश बनाई और उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, रेड बेली कर दी। अब इसको तो पता है कि लाइक इसको तो मालूम होना चाहिए कि जस्ट ये तो वुड की है, फिश भी नहीं है, पर रेड बेली देखने की वजह से उसको भी जैसे ये स्पाइन मार रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड बेली ऑफ द रेड बेली, जैसे एक मॉडल उन्होंने बनाया नॉन फिश लाइक वुडन मॉडल, जस्ट उसकी जो बेली जस्ट उन्होंने रेड कर दी और बिल्कुल वुड की बनी हुई एक 3 स्पाइन्ड फिश रखी और उसको भी जैसे ये जो स्पाइन मार रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो स्टिमुलस है या रिलीजर है, साइन स्टिमुलस और रिलीजर इज रेड बेली, उसके बाद ही जैसे ये इसको स्पाइन मार रहा है।